फोटोसिंथेसिस टू स्टेज प्रोसेस है। पहली स्टेज में होता यह है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि एटीपी और एनएडीपीएस की सूरत में क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमल साइट पर स्टोर कर दी जाती है। चूंकि इस रिएक्शन में लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है, लिहाजा इसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है। जबकि दूसरी स्टेज में होता यह है कि लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स यानी एटीपी और एनएडीपीएस को यूटिलाइज करते हुए शुगर सिंथेसाइज की जाती है। चूंकि इस रिएक्शन में लाइट एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं किया गया, इसीलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है। इसे डार्क फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। लेकिन इस डार्क फेज का मतलब हरगिज ये नहीं कि यह रिएक्शन रात के वक्त या फिर अंधेरे में होता है, बल्कि इसका खालिस्तन मतलब यह है कि यह रिएक्शन लाइट एनर्जी पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। यह रिएक्शन दिन के दौरान भी होता है और यह रिएक्शन रात के वक्त भी हो सकता है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शुगर सिंथेसाइज करना होता है। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में शुगर कैसे सिंथेसाइज की जाती है, यह हम अब डिस्कस करेंगे अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में। सो वेलकम टू जियोलॉजी, दिस इज ईशान सरवर, स्कॉलर ऑफ बायोलॉजी। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में शुगर कैसे सिंथेसाइज की जाती है, होता यह है कि सबसे पहले एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स यानी एटीपी और एनएडीपीएच को यूटिलाइज करते हुए शुगर सिंथेसाइज की जाती है। यह सारे का सारा रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमल साइड पर हो रहा होता है। अब यह रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है? यह रिएक्शन उस वक्त स्टार्ट होता है जब स्ट्रोमा में मौजूद एक कंपाउंड राइबोलोज बिसफॉस्फेट एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके एक नया कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। अब होता यह है कि यह राइबोलोज बिसफॉस्फेट दर हकीकत ये 5 कार्बन कंपाउंड है। चूंकि ये बिसफॉस्फेट है, बिस का मतलब होता है 2, फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस। चूंकि ये बिसफॉस्फेट है, लिहाजा यहां पर 2 फॉस्फोरस अटैच होते हैं जो कि इसके टर्मिनल कार्बन्स पर मौजूद होते हैं। इस रिएक्शन में बेसिकली राइबोलोज बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं। ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स को ऐड करके 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना देता है। अब ये होता कैसे है, गौर कीजिएगा। राइबोलोज बिसफॉस्फेट बेसिकली एक 5 कार्बन कंपाउंड है, तो लिहाजा 5 कार्बन कंपाउंड ड्रॉ कर लिए। चूंकि 3 मॉलिक्यूल है, लिहाजा इसे 3 दफा ड्रॉ कर लेते हैं। चूंकि यहां पर फॉस्फोरस अटैच है, लिहाजा यहां पर भी फॉस्फोरस अटैच कर ली जाती है। अब होता यह है कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स को ऐड करती है,
तो लिहाजा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया जाता है। अब इससे होता क्या है, गौर कीजिएगा। राइबोलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड है। ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को जब ऐड करती है तो एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, लाइक दिस। चूंकि टर्मिनल फॉस्फोरस है दोनों साइड पर, लिहाजा दोनों साइड पर फॉस्फोरस को भी अटैच कर लिया। अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड बना है दैट इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। ये जैसे ही बनता है वैसे ही फौरी तौर पर टूट भी जाता है। ये बिल्कुल इक्वल हाफ में टूटता है। ये इसके टूटने का पैटर्न ये होता है कि ये 6 कार्बन कंपाउंड फौरी तौर पर 3 कंपाउंड्स में टूट जाता है, बल्कि 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाता है। अब गौर कीजिएगा होता क्या है जी। इसके टूटने पर पहला मॉलिक्यूल, लिहाजा पहला मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। अब इन सब का फॉस्फोरस, टर्मिनल फॉस्फोरस, लिहाजा यहां पर फॉस्फोरस अटैच कर दिया। अब इस 6 कार्बन कंपाउंड के टूटने से जो नया कंपाउंड बना है उसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इसे 3PGA भी कहा जाता है, दैट्स अ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब होता यह है कि RuBP के 3 मॉलिक्यूल ने जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया या ऐड किया तो दर हकीकत 6 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गए, क्योंकि यहां पर लिख दिए लाइक दिस। फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अब ये सारे का सारा रिएक्शन एक एंजाइम करवाता है जिसे रुबिस्को कहा जाता है। रुबिस्को इस दुनिया में पाए जाने वाली सबसे अबंडेंट प्रोटीन है जो कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड करवाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है जी? नेक्स्ट स्टेप में होता यह है कि ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट अच्छा गौर कीजिएगा, इसे 3 फॉस्फोग्लिसरेट क्यों कहा जाता है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट का मतलब यह है कि दैट इज द 3 कार्बन कंपाउंड एंड फॉस्फोरस इज एट इट्स 3 एंड। फॉस्फोरस 3rd कार्बन पर मौजूद है, इसीलिए इसे 3 फॉस्फोग्लिसरेट कहा जाता है। अब इस 3 फॉस्फोग्लिसरेट की फॉस्फोरिलेशन करवाई जाती है। यह फॉस्फोरिलेशन एटीपी की मदद से करवाई जाती है। ये एटीपी वही है जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की प्रोडक्ट है। होता यह है कि एटीपी जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट में ऐड कर दी जाती है तो यह कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। अब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट क्या है? गौर कीजिएगा जी, गौर कीजिएगा कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट है। जब इसमें एक एटीपी ऐड करवा दी
तो ये एटीपी ने जो पी डोनेट किया है, ये बेसिकली कार्बन नंबर 1 पर आकर अटैच हो जाती है। कैसे? लाइक दिस। कार्बन नंबर 3 पर फास्फोरस पहले ही मौजूद था, जबकि एटीपी के ऐड करवाने से कार्बन नंबर 1 पर भी फास्फोरस आकर अटैच हो गया। लिहाजा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब कन्वर्ट हो चुका है 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, अब गौर कीजिएगा, चूंकि 6 मॉलिक्यूल ने रिएक्शन में हिस्सा लिया था, लिहाजा 6 एटीपी ही यहां पर आए फॉस्फोरिलेशन के लिए। 6 पी इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस ही रिलीज हुए जिसने यहां पर फॉस्फोरिलेशन करवाई, और 6 ही 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बने। अब नेक्स्ट फेज में होता यह है कि ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को शुगर में रिड्यूस करवाया जाता है। अब ये रिडक्शन होती कैसे है, गौर कीजिएगा। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट दर हकीकत एक कार्बोऑक्सिलिक कंपाउंड है। दैट इज अ कार्बोऑक्सिलिक कंपाउंड, इट्स नॉट अ शुगर। जबकि शुगर का फॉर्मूला यह होता है कि उसके स्ट्रक्चर में कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद हो। यानी चैप्टर नंबर 2 के मुताबिक शुगर या तो एल्डिहाइड होती है या फिर कीटोन होती है, जबकि यह कार्बोऑक्सिलिक एसिड है। अब किया यह जाता है कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड को शुगर में कन्वर्ट करवाने के लिए इसे रिड्यूस करवाया जाता है। अब इस रिडक्शन के लिए दोबारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स एटीपी को यूज किया जाता है, सॉरी एनएडीपीएच को यूज किया जाता है। एनएडीपीएच, एनएडीपी प्लस, और इसने हाइड्रोजन। अब जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में जब एनएडीपीएच का H यानी इसको रिड्यूस करवाया जाता है, तो ये बेसिकली बन जाता है जी 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट रिड्यूस हो जाता है इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसे G3P भी कहा जाता है। नाउ दैट्स अ शुगर, ये एक शुगर है, ये एक शुगर है जिसमें 3 कार्बन एटम अरेंज होते हैं, और कार्बन नंबर 3 पर, चूंकि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, तो इसका मतलब यह है कि कार्बन नंबर 3 पर एक फॉस्फोरस अटैच है। अब होता क्या है, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि यहां पर 6 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट थे, यानी इनकी ही रिडक्शन करवाई गई। लिहाजा 6 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट रिड्यूस हो गए इनटू 6 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और यहां पर एक और करने वाली बात यह है कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जब G3P में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पर 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस भी रिलीज हुए। कैसे रिलीज हुए, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है लाइक दिस, इसके कार्बन नंबर 3 पर भी फॉस्फोरस अटैच थी, कार्बन नंबर 1 पर भी। जब इसे रिड्यूस किया गया इनटू G3P, तो इसके सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फोरस अटैच है, कार्बन नंबर 1 पर नहीं है। लिहाजा इस कन्वर्जन में 6 फॉस्फोरस भी रिलीज होते हैं। चूंकि 6 मॉलिक्यूल ने हिस्सा लिया था, लिहाजा 6 फॉस्फोरस भी रिलीज हो गए। अब ये 5 अब ये G3P है, 6 मॉलिक्यूल। अब 6 G3P मॉलिक्यूल में से एक G3P को साइकिल से
विथड्रॉ कर लिया जाता है लाइक दिस। अब हुआ ये कि 6 में से जब एक G3P मॉलिक्यूल को साइकिल से विथड्रॉ कर लिया गया तो बाकी बचे 5 G3P यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसमें कार्बन एटम 3 है और तीसरे कार्बन पर एक फॉस्फोरस अटैच है। अब होता यह है कि ये G3P मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज ऐसे करते हैं कि ये RuBP बना लेते हैं। अब ये कन्वर्जन होती कैसे है, गौर कीजिएगा कि G3P चूंकि 3 कार्बन कंपाउंड है लाइक दिस, 5 मॉलिक्यूल है, लिहाजा इसे 5 टाइम्स लिख लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, इसके आखिर पर फॉस्फोरस, लिहाजा टर्मिनल कार्बन पर फॉस्फोरस अटैच कर दी। अब ये 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड। चूंकि आखिर पर फॉस्फोरस है, लिहाजा यहां पर भी फॉस्फोरस। अब इस कार्बन कंपाउंड का नाम है जी राइबोलोस फॉस्फेट। राइबोलोस फॉस्फेट, नॉट बिसफॉस्फेट, जस्ट राइबोलोस फॉस्फेट। अब ये कन्वर्जन हुई कैसे, गौर कीजिएगा। यहां पर थे 5 मॉलिक्यूल, जिसमें हर मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम थे, लिहाजा टोटल कार्बन एटम थे 15। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर यह है कि 3 मॉलिक्यूल हैं जिसमें हर एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन एटम है, लिहाजा टोटल कार्बन 15 है। अब यहां पर हुआ यह है कि ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड ने अपने आप को अरेंज कर लिया इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड, जिसे RuP कहा गया। अब गौर कीजिएगा, यहां पर 5 मॉलिक्यूल थे, 5 फॉस्फोरस थे। अब यहां पर 3 मॉलिक्यूल है तो लिहाजा 3 फॉस्फोरस है, लिहाजा यहां पर 2 फॉस्फोरस की एलिमिनेशन हो जाती है, 2 फॉस्फोरस विड्रॉ हो जाते हैं। इसीलिए इसे RuP कहा जाता है, राइबोलोस फॉस्फेट। अब ये राइबोलोस फॉस्फेट को राइबोलोस बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए यहां पर क्या करवाई जाती है जी, यहां पर ATP ऐड करवाई जाती है। चूंकि 3 मॉलिक्यूल है, लिहाजा 3 ATP ऐड करवानी पड़ती है। ये 3 ATP यहां पर कार्बन नंबर 1 पर भी आकर फॉस्फोरस अटैच कर देते हैं। फिर अब ये राइबोलोस फॉस्फेट अब कन्वर्ट हो चुका है इनटू राइबोलोस बिसफॉस्फेट, लिहाजा ये 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP के साथ रिएक्ट करवाए जाते हैं तो ये 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोस बिसफॉस्फेट। अब गौर कीजिएगा, ये अब रिएक्शन वहीं पर ही वापस आ गया है जहां से ये पहले शुरू में स्टार्ट हुआ था। अब हुआ ये है कि ये साइकिल से एक कंपाउंड बाहर आया है, दैट इज G3P, दैट्स अ शुगर, दैट इज अ 3 कार्बन शुगर। लेकिन अगर आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पर गौर करें तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन तो ये कहती है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाया जाता है तो 6 कार्बन कंपाउंड यानी ग्लूकोज बनती है। लेकिन यहां पर तो G3P बना है, यहां पर तो ग्लूकोज तो नहीं बनी। अब होता यह है कि G3P इज अ ट्रायोज, ये एक 3 कार्बन शुगर है, जबकि ग्लूकोज इज अ हेक्सोज, ये एक 6 कार्बन शुगर है।
अब किया यह जाता है कि G3P जो कि एक साइकिल से आया, इसी तरह G3P जो कि एक और साइकिल से आता है, उसे आपस में ऐड करके एक 6 कार्बन कंपाउंड यानी ग्लूकोज बना ली जाती है। यानी यहां से पता यह चलता है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 ऐसी साइकिल्स को रन करना पड़ता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स RuBP के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अब होता यह है, अगर इस इक्वेशन पर गौर करें तो इस इक्वेशन में बेसिकली हुआ क्या है, इस इक्वेशन में क्या चीजें हुई हैं, हमने क्या ऐड किया, हमने बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स को ही ऐड किया, जबकि इसके अलावा और तो कोई एडिशन नहीं की यहां पर। अब इस इक्वेशन को, इस सारी की सारी साइकिल को एक स्ट्रेट लाइन में लिखें तो पता यह चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स को ऐड किया, किसमें ऐड किया, NADPH। कितने मॉलिक्यूल थे NADPH के? 6 मॉलिक्यूल थे। इसी तरह जो इस साइकिल में हमने खुद से ऐड की वो NADPH के साथ साथ ATP भी थी, जो कि 6 ATP यहां पर और 3 ATP यहां पर ऐड किए गए, लिहाजा 6 + 3 9 ATP ऐड किए, 9 ATP ऐड किए। जब ये 3 चीजें ऐड की गई तो हमारे पास आई G3P, दैट इज अ शुगर, ये एक शुगर है, प्लस NADP प्लस कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। इसी तरह ATP कितने मॉलिक्यूल? सॉरी, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रिलीज होते हैं, कितने मॉलिक्यूल? 9 मॉलिक्यूल, एंड प्लस 9 फॉस्फोरस, ये हमारे पास रिलीज होते हैं। अब गौर कीजिएगा कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 साइकिल को रन करना पड़ता है, यानी 2 G3P मॉलिक्यूल चाहिए। लिहाजा अगर आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे इंटू 2 से, तो होता यह है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH चाहिए। ठीक हो गया, यानी 18 ATP और 12 NADPH होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक ग्लूकोज में रिड्यूस किया जा सकेगा। अब यह साइकिल सबसे पहले डिस्कवर की थी एक साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन ने। यह साइकिल 1940 की दहाई के आखिरी सालों में डिस्कवर की गई थी और मेल्विन कैल्विन ने ही दुनिया को बताया था कि प्लांट्स अपनी खुराक कैसे तैयार करते हैं। लिहाजा इस कंट्रीब्यूशन पर इस साइंटिस्ट को, मेल्विन कैल्विन को 1961 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया और इस साइकिल को कैल्विन साइकिल कहा गया। अगर आप गौर करें तो इस कैल्विन साइकिल में सिर्फ और सिर्फ 3 काम हुए हैं। कैसे? गौर कीजिएगा। पहला काम यह हुआ है कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की गई, जिससे राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। लिहाजा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुई। जबकि दूसरा अहम काम यह हुआ कि यह फॉस्फोग्लिसरेट यानी
दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको रिड्यूस कर दिया इनटू शुगर, जो कि NADPH की मदद से की गई। लिहाजा इस स्टेप को बोला गया रिडक्शन। और तीसरा काम यह हुआ कि ये G3P जो कि एक शुगर है, इसको RUBP में कन्वर्ट किया गया, यानी साइकिल के आखिर में राइबोलोज बिसफॉस्फेट दोबारा जनरेट हो गई है, इसीलिए इस स्टेप को रीजेनरेशन कहा गया। यानी कि ये साइकिल 3 फेजेस में होती है, जिसमें पहला फेज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, दूसरा फेज रिडक्शन फेज होता है, और तीसरा फेज रीजनरेशन होता है। अब इस साइकिल को कैल्विन साइकिल के साथ साथ एक और नाम भी देते हैं, जिससे कहते हैं जी C3 पाथवे। इसे C3 पाथवे इसलिए कहते हैं कि इस साइकिल में जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। यही वजह है कि इसे C3 पाथवे भी कहा जाता है। जबकि दूसरे प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें 3 कार्बन नहीं बल्कि 4 कार्बन बनते हैं या 5 कार्बन बनते हैं। अब वो प्लांट कैसे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर किसी को इस लेक्चर में कोई चीज कोई बात ना समझ आई हो तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर टुडे।